Very good day, students. Today we will discuss about AVL trees. AVL trees are a type of binary search trees, but their height is balanced in such a way that insertion, deletion, and searching operations become efficient in case of AVL trees as compared to binary search trees. So they are very much efficient in searching, in insertion of nodes, and in deletion of nodes. So we will discuss these in the coming slides. So first, what is a AVL tree? AVL tree is a self-balancing binary search tree. Self-balancing means we have to perform operations, or it perform operations that make it a balancing one. Invented by G.M. Adelson Waleski and E.M. Landis. It is named after these two scientists, G.M. Adelson Waleski and E.M. Landis. The first name of these two, the first alphabet taken from the names of these two scientists. Next, in an AVL tree, the heights of the two subtrees of a node may differ by at most 1. So this point must be noted. इन के AVL ट्री के अंदर जो दो सब ट्री होंगे किसी भी नोड के, उनके बीच के में जो हाइट का डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ज़्यादा. सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द AVL ट्री इज आल्सो नोन एज हाइट बैलेंस्ड ट्री, यानी कि इनकी हाइट को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया. तो दो सब ट्री, कोई भी नोड ले लीजिए, उसके जो दो सब ट्री होंगे उन सब ट्रीज की हाइट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या फिर -1 हो सकती है. वो हम आगे अभी देखेंगे. नाउ the key advantage of using an AVL tree is that it takes big O log n time to perform search, insert and delete operations in an average case as well as the worst case, because the height of the tree is limited to big O log n. अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की भी हम बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वर्स्ट केस के अंदर अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो आपको वर्स्ट केस में बिग O n टाइम लग सकता है. बट इन केस ऑफ AVL ट्री, in both cases either it's average case or it is a worst case, the time taken is log n, क्योंकि जो height है हम वो log n तक maintain रखते हैं, log n से ज़्यादा नहीं होती. The structure of an AVL tree is same as that of binary search tree but with a little difference. उसमें थोड़ा सा हमने एक डिफरेंस कर दिया, बाकी सब चीज़ें जो स्ट्रक्चर है AVL ट्री और बाइनरी सर्च ट्री का ऑलमोस्ट सेम है. सो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस किया, इट स्टोर्स एन एडिशनल वेरिएबल कॉल्ड द बैलेंस फैक्टर. ये क्या स्टोर करके रखता है, एक एडिशनल वेरिएबल इसके साथ लगा दिया हर एक नोड के साथ, जिसको हम बैलेंस फैक्टर बोलते हैं. सो ये बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा इसके बारे में भी बात करते हैं. एवरी नोड हैज ए बैलेंस फैक्टर एसोसिएटेड विद इट. द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज कैलकुलेटेड बाय, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए. जो बैलेंस फैक्टर है किसी भी नोड का वो कैसे कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्टिंग द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द नोड फ्रॉम द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री. जो राइट सब ट्री की हाइट है उसको लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से सब्ट्रैक्ट करना है. लेफ्ट सब ट्री की हाइट ले लीजिए किसी भी नोड की. अगर किसी भी नोड का आपने बैलेंस फैक्टर निकालना है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर हर एक नोड के साथ एसोसिएटेड है, तो किसी भी नोड का आपने बैलेंस फैक्टर निकालना है, सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखिए,
उसमें से आप राइट सब ट्री की हाइट निकाल दीजिए, तो वो आप जो आंसर आएगा वो उस नोड का बैलेंस फैक्टर होगा। ए बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी नोड हैज ए बैलेंस फैक्टर ऑफ -1, 0 और 1। सो 3 केसेस हैं, या तो -1 हो या 0 हो या 1 हो, उसको मैं हाइट बैलेंस्ड ट्री बोलता हूँ, या उसको हम AVL ट्री कहते हैं। हाइट बैलेंस तो इन जनरल टर्म में हो गया, यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं AVL ट्री। ठीक होगी जी बात। उसने हम पहली स्लाइड में हमने कहा था कि जो बैलेंस फैक्टर है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता तो कितना हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है। सो ए नोड विद एनी अदर बैलेंस फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी अनबैलेंस्ड। अगर नोड का इन तीन के अलावा कोई और बैलेंस फैक्टर है तो उसको हम अनबैलेंस्ड ट्री कहेंगे, और रिक्वायर्ड रीबैलेंसिंग ऑफ द ट्री। उस केस में हमें क्या चाहिए, रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी उसको, उसके लिए रोटेशंस करनी पड़ेंगी, वो हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। सो इट रिक्वायर्स रीबैलेंसिंग ऑफ द ट्री। सो किसी भी ट्री नोड का बैलेंस फैक्टर कैसे निकालना है, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में से राइट सब ट्री आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास उसका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। हाइट आपको पता है, किसी भी नोड की अगर आपने हाइट निकालनी है, उस नोड से लेके लीव तक जितनी भी उसकी हाइट होगी, या जितने भी उसके बीच में एजेस आ रहे होंगे, वो उसकी हाइट होगी ना। इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज 1, अब तीन तरह के नोड हो सकते हैं, या तो उसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा, या 0 होगा, या -1 होगा। तो तीनों के बारे में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर बैलेंस फैक्टर है किसी नोड का 1, देन इट मीन्स दैट द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ट्री इज 1 लेवल हायर देन दैट ऑफ द राइट सब ट्री। इसका मतलब है लेफ्ट सब ट्री की हाइट है वो राइट सब ट्री की हाइट से ज़्यादा है। सच अ ट्री इज कॉल्ड लेफ्ट हैवी ट्री। नेचुरली अगर लेफ्ट की हाइट ज़्यादा है तो उसको मैं लेफ्ट हैवी कह दूंगा कि भी लेफ्ट की तरफ हैवी है। ठीक होगी जी बात। इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज 0, देन इट मीन्स दैट द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, द लॉन्गेस्ट पाथ इन द लेफ्ट सब ट्री, लॉन्गेस्ट पाथ मतलब उस नोड से लेके लीव, कोई चाहे वो राइट लीव हो चाहे उसका वो लेफ्ट लीव हो, द लॉन्गेस्ट पाथ, it means that the height of the left subtree, longest path in the left subtree, left subtree में चाहे वो लेफ्ट में नीचे कहाँ तक मैक्सिमम, इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। यानी कि इस केस में जो लेफ्ट सब ट्री है और जो राइट सब ट्री है, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों सेम हाइट पे हैं, दोनों सेम डेप्थ पे हैं। ठीक होगी जी बात। तो हम कहेंगे कि जो ट्री है वो क्या है, बैलेंस्ड है, और उस केस में ना तो वो लेफ्ट हैवी है ना वो राइट हैवी है, तो इट्स अ बैलेंस। उसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू 0 है उसका मतलब हाइट है उनकी वो क्या है, सेम है, इक्वल है। और इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज -1, अब तीन हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, वो हमने देख लिया -1, देन इट मीन्स दैट द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ट्री इज 1 लोअर देन दैट ऑफ द राइट सब ट्री। यानी कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो राइट सब ट्री से एक लेवल कम लेवल पे है, 1 लोअर लेवल पे है। ठीक होगी जी बात। इसका मतलब है जो ट्री हो गया वो मेरा क्या हो गया, राइट हैवी सब ट्री हो गया। तो तीन तरह के हैं, या तो लेफ्ट सब हैवी होगा, लेफ्ट हैवी होगा, इसका मतलब है लेफ्ट की हाइट है वो ज़्यादा है, राइट हैवी है तो इसका मतलब है राइट वाले की हाइट ज़्यादा है। और अगर बैलेंस्ड है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल का मतलब है, या तो इसका इक्वल का मतलब है कि लेफ्ट और राइट की हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक होगी जी बात। तो ये तीनों चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या हम करेंगे जब AVL ट्री के अंदर इंसर्शन डिलीशन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेफ्ट हैवी कौन सा होगा, राइट हैवी कौन सा होगा, और बैलेंस्ड कौन सा होगा। तो सबसे पहले फिगर ए के अंदर देखिए, यहाँ पे ए फिगर के अंदर देखिए, ये आपके सामने ट्री है, ये वो कह रहा है कि जी लेफ्ट हैवी है। चेक करें, अगर मैं इस नोड के हिसाब से देखूं, 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट, सो
इस नोड की लेफ्ट के सब ट्री की हाइट 3 है, राइट वाले की चेक कर लेते हैं। 1 हाइट, ये दोनों के दोनों सेम हाइट पे हैं 2, सो 3 माइनस 2, सो इस नोड की हाइट कितनी होगी 1 होगी। तो ये वाला ट्री क्या हो गया, लेफ्ट हैवी हो गया। क्या हो गया जी, लेफ्ट हैवी हो गया। चलिए, कहता नोड्स 18, 39, 54, 72, ये नीचे वाले 18, 39, 54, 72, अगर आप ध्यान से देखें इनकी जो कोई इनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो लेफ्ट की वैल्यू भी 0 है, राइट की वैल्यू भी 0 है, तो इनका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया जी, 0 हो गया। ना कोई लेफ्ट में है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 ही रह गया। नोड 27, अब नोड 27 पे आ जाते हैं। नोड 27 की लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट अगर सब ट्री के देखें तो 1 है, राइट की देखें तो कुछ नहीं है तो 0 है। 1 माइनस 0, इसका चेक कर लीजिए, बैलेंस फैक्टर इसका 1 हो गया। तो 27 इज लेफ्ट चाइल्ड जी एंड राइट चाइल्ड एंड 0 राइट चाइल्ड, एक लेफ्ट चाइल्ड है, राइट साइड कुछ नहीं है। सो द लेंथ हाइट ऑफ द सब ट्री इज इक्वल टू 1, वेयर एज द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री इज इक्वल टू 0, दस इट्स बैलेंस फैक्टर इज 1। तो इसका बैलेंस फैक्टर 27 का निकल गया। 36 का निकाल लेते हैं। 36 की अगर लेफ्ट सब ट्री की बात करें जो कि ये है, इसकी हाइट कितनी है, 2 है। राइट सब ट्री की बात करें, इसकी हाइट कितनी है, 1 है। 2 माइनस 1 इज 1, तो 36 का बैलेंस फैक्टर 1 आ गया। Look at the node 36. It has a left subtree with height equal to 2, whereas height of right subtree 1. Thus, balance factor is 2 minus 1 equal to 1. Similarly, the balance factor of node 45. Node 45 का जिसकी वैल्यू नोड 45 है वो मैंने आपको बता दिया। राइट लेफ्ट सब ट्री 3 हाइट है, राइट सब ट्री 2 हाइट है, 3 माइनस 2 इज 1। एंड 63 का देखेंगे अगर आप, 63 के लिए लेफ्ट में की हाइट 1 है, राइट की हाइट 1 है, 1 माइनस 1 0। ठीक होगी जी बात, तो उसका बैलेंस फैक्टर 0 आ गया। ये था जब आपका ट्री लेफ्ट हैवी है, जब ट्री आपका क्या है जी, लेफ्ट है। अब राइट हैवी की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्री है, ये लेफ्ट हैवी है। चेक लेफ्ट हैवी, राइट हैवी कौन सा था जिसका राइट, सॉरी लेफ्ट हैवी कौन सा था, लेफ्ट जिसका सब ट्री की हाइट ज़्यादा थी। राइट हैवी कौन सा था, जिसकी राइट की हाइट ज़्यादा थी। चलिए इसको देख लेते हैं। 40, ये बाकी तो 27, 39, 54, 70 इन सब की हाइट 0 है। 36 की देखें अगर आप, तो इधर लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गई। चलिए 45 पे आते हैं। 45 की हाइट चेक करनी है हमने। 45 में लेफ्ट की हाइट अगर आप देखोगे तो 2 है, ठीक होगी जी बात। राइट की अगर आप हाइट देखोगे तो 3 है, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1। सो 45 का बैलेंस फैक्टर -1 हो गया। 63 का चेक कर लेते हैं। 63 की लेफ्ट की हाइट कितनी है, 1 है, राइट की हाइट कितनी है, 2 है, 1 माइनस 2 इज -1। 63 का बैलेंस फैक्टर भी -1 है। 72 का चेक कर लेते हैं। 72 का लेफ्ट की वैल्यू 1 है, राइट की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 इज 1। सो क्यों ओवरऑल ट्री की अगर 45 के हिसाब से देखें तो क्या है, राइट की हाइट ज़्यादा है, लेफ्ट की हाइट कम है, सो इट इज़ राइट हैवी एवियल ट्री। अब इसमें चेक कर लीजिए, सब नोड्स की हाइट है वो 0 0 है। अब चेक कर लीजिए सब नोड्स की हाइट या बैलेंस फैक्टर है वो सबका क्या है, 0 0 है। सबका बैलेंस फैक्टर 0 है, सबका बैलेंस फैक्टर 0 है, तो इसका मतलब है ये बैलेंस्ड एवियल ट्री हो गया। When every node has a balance factor 0, it is balanced AVL tree. अगर लेफ्ट की हाइट ज़्यादा है तो लेफ्ट हैवी ट्री, और अगर राइट की ज़्यादा है तो राइट हैवी ट्री होगा। बिल्कुल क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं एवीएल ट्री की। लेट टी बी ए नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री विद TL and TR as its left and right subtrees. The tree is height balanced, ट्री को मैं height balanced ट्री कहूँगा if TL एंड TR आर हाइट बैलेंस्ड, अगर T और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों बैलेंस्ड हैं, एंड HL माइनस HR हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री वो लेस देन इक्वल टू है 1 के, 1 से या तो छोटी है या उसके
इक्वल है वेयर एच एल माइनस एच आर द हाइट्स ऑफ टी एल एंड टी आर। एच एल क्या है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, एच आर क्या है, राइट सब ट्री की। द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इन ए बाइनरी ट्री कैन हैव वैल्यूज 1 minus 1 0 depending on whether the height of its left subtree is greater, less than or equal to the height of the right subtree. So this is the proper definition of height balanced tree. आपसे पूछा जाए तो आपने इसको ये एक प्रॉपर डेफिनेशन आपने देनी है, फॉर्मल डेफिनेशन आप कह लीजिए। ठीक होगी जी बात। चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं एवीएल ट्री की। एडवांटेज हमने पहले देख लिए कि जो सर्चिंग टाइम है, इंसर्शन टाइम है, डिलीशन टाइम है, वो कम हो जाता है इन एवरेज केस एंड बेस्ट केस, सॉरी वर्स्ट केस। ठीक होगी जी बात। तो लिमिटेशंस देख लेते हैं। एवीएल ट्रीज को डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना एज कंपेयर टू सिंपल बाइनरी सर्च ट्री, दे आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अब क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है ट्री को, तो रीस्ट्रक्चरिंग एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। अगेन मतलब इस पर टाइम लगता है। एंड एवीएल ट्री रीबैलेंस इटसेल्फ इन log 2n टाइम, उसको रीबैलेंस करने के लिए log 2n टाइम लगता है। इन द वर्स्ट केस ड्यूरिंग ए रिमूवल ऑफ ए नोड, जब हम नोड को डिलीट कर रहे हैं ट्री में से तो रीबैलेंसिंग करने के लिए log 2n टाइम एडिशनल स्पेंट हो जाता है। तो इट्स अ लिमिटेशन ऑफ एवीएल ट्रीज, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं जो एवीएल ट्रीज के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं? आज के लेक्चर में हम सर्चिंग और इनिशियल इंसर्शन की बात करेंगे। बाकी जो डिटेल में इंसर्शन और डिटेल में जो डिलीशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सर्चिंग हम कर सकते हैं नोड की, किसी भी एवीएल ट्री के अंदर हम जान सकते हैं कि ये नोड एग्जिस्ट करता है या नहीं, या ये वैल्यू का नोड एग्जिस्ट करता है एवीएल ट्री के नहीं। इंसर्ट कर सकते हैं एक न्यू नोड एवीएल ट्री के अंदर, और डिलीट कर सकते हैं एक नोड फ्रॉम द एवीएल ट्री। सो पहले सर्चिंग की देख लेते हैं। सो सर्चिंग इन एन एवीएल ट्री इज परफॉर्म्ड एग्जैक्टली द सेम वे एज इट इज परफॉर्म्ड इन अ बाइनरी सर्च। जैसे बाइनरी सर्च के अंदर सर्चिंग परफॉर्म की जाती है, ऐसे ही एवीएल ट्री में भी परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम रूट के साथ कंपेयर करते हैं। रूट से अगर छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में सर्च, लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे। रूट से अगर बड़ा है आपका एलिमेंट जिसको आप सर्च कर रहे हो तो आप राइट सब ट्री में सर्च करेंगे। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, या तो आपको नोड मिल जाएगा या फिर आपको मैसेज दे दो कि दिस नोड डज नॉट एग्जिस्ट। So due to the height balancing of the tree, the search operation takes big O log n time to complete। क्योंकि जो हाइट है ट्री की वो log n से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक होगी जी बात। तो जो इसकी हम हाइट बैलेंस कर रहे हैं, तो इससे जो सर्च ऑपरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, बिग O log n टाइम लगेगा। वर्स्ट केस के अंदर भी log n टाइम लगता है। ठीक है जी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हाइट बैलेंस द ट्री। इंसर्शन देख लेते हैं। इंसर्टिंग ए न्यू नोड इन एवीएल ट्री, एवीएल ट्री के अंदर एक नया नोड इंसर्ट करना है। सो इंसर्टिंग इन एन एवीएल ट्री इज आल्सो डन इन द सेम वे एज इट इज डन इन द बाइनरी सर्च ट्री। कहता है इंसर्शन भी वैसे ही होती है जैसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते। इन द एवीएल ट्री द न्यू नोड इज ऑलवेज इंसर्टेड एज द लीफ नोड। तो एवीएल ट्री के अंदर जो नया नोड है वो हमेशा लीफ नोड होगा, बीच में इंसर्ट हम नहीं कर सकते। ऑलवेज इट इज ए लीफ नोड, बट द स्टेप ऑफ इंसर्शन इज यूजुअली फॉलोड बाय एन एडिशनल स्टेप ऑफ रोटेशन। बट जो इंसर्शन के बाद ये जनरली होता ही है कि एक एडिशनल स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज रोटेशन। वो किस लिए, हमें उसकी हाइट को मेंटेन रखने के लिए, हाइट को बैलेंस करने के लिए ये एडिशनल स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि बाइनरी सर्च ट्री में नहीं होता। सो रोटेशन इज डन टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द ट्री। रोटेशन किस लिए परफॉर्म करते हैं, बैलेंस की जो ट्री है उसको, जो ट्री का बैलेंस है उसको रिस्टोर करने के लिए। हाउ इफ इंसर्शन ऑफ द न्यू नोड डज नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ फैक्टर, अगर जब आपने नोड इंसर्ट कर दिया और उससे अगर आप बैलेंस फैक्टर
में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, बैलेंस फैक्टर 1 से कम ही रहा, या तो 0 रहा या -1 रहा या 1 रहा, ठीक है जी। देन दैट इज इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड इज स्टिल -1, 0 और 1, देन रोटेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो फिर हम जो रोटेशंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक होगी जी बात। रोटेशंस तभी होंगी अगर बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आ गई, बैलेंस फैक्टर 1 से बढ़ गया या -1 से कम हो गया, यानी कि -2 हो गया या 2 हो गया, तो हम रोटेशंस परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज रोटेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है ड्यूरिंग द इंसर्शन द न्यू नोड इज इंसर्टेड एज द लीव नोड। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप इंसर्शन करोगे तो नया नोड हमेशा लीव नोड ही होगा। सो इट विल ऑलवेज हैव ए बैलेंस फैक्टर इक्वल टू 0। तो जो भी आप नया नोड इंसर्ट करोगे नेचुरली वो लीफ पे होगा, लीफ पे होगा तो उसका बैलेंस फैक्टर 0 ही होगा, क्योंकि ना तो उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा ना ही उसका कोई राइट चाइल्ड होगा। कहता द ओनली नोड्स हुज बैलेंस फैक्टर विल change are those which lie in the path between the root of the tree and the newly inserted node। तो फिर बैलेंस फैक्टर किसका चेंज होगा? बैलेंस फैक्टर उन सब नोड्स का चेंज होगा जो रूट से लेके उस ट्री के रास्ते में आ रहे हैं, उसके पाथ में आ रहे हैं। उन सब नोड्स का बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही, हो सकता है। रूट से लेके उस नोड तक, उस लीफ नोड तक जो आपने इंसर्ट किया है, उसके पाथ में जितने भी नोड आएंगे, जितने भी नोड आएंगे उनका बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है। सो द पॉसिबल चेंजेस विच टेक प्लेस इन एनी नोड ऑन द पाथ, जो पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? इनिशियली द नोड वाज आइदर लेफ्ट और राइट हैवी। कहता है इनिशियली ऐसा हो सकता है कि जो लेफ्ट, जो पाथ में आ रहे हैं नोड वो या तो लेफ्ट हैवी हो या राइट हो, एंड आफ्टर इंसर्शन इट बिकम्स बैलेंस। पहले वो लेफ्ट हैवी था या राइट हैवी था, जब आपने इंसर्शन किया वो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इनिशियली द नोड वाज बैलेंस, पहले वो बैलेंस था, इंसर्शन करने के बाद वो लेफ्ट हैवी या राइट हैवी हो गया। पहले क्या था? बैलेंस था, इंसर्शन करने के बाद या तो वो लेफ्ट हैवी हो गया या वो राइट हैवी हो गया। तीसरा केस क्या? इनिशियली द नोड वाज हैवी आइदर लेफ्ट और राइट, या तो इनिशियली वो हैवी था या तो लेफ्ट है, एंड द न्यू नोड हैज बीन इंसर्टेड इन द हैवी सब ट्री, और जो नया नोड है वो हैवी सब में ट्री में लगा दिया, क्रिएटिंग अनबैलेंस्ड सब ट्री। सो ये तीसरा केस है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें रोटेशन करनी पड़ती है। पहले केस में लेफ्ट हैवी या राइट हैवी था, इंसर्शन करने के बाद बैलेंस हो गया। दूसरे केस में बैलेंस था, आफ्टर इंसर्शन वो क्या हो गया? लेफ्ट हैवी या राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे केस में वो पहले ही हैवी था, या तो लेफ्ट और राइट हैवी था, और नए नोड इंसर्ट करने पे या तो उन्होंने लेफ्ट में किया या राइट में किया, ठीक है, जिस तरफ हैवी था उसी तरफ कर दिया, तो उससे क्या हो गया? वो अनबैलेंस हो गया। सच ए नोड इज सेड टू बी ए क्रिटिकल नोड। सो जो जिस नोड का वो पहले ही हैवी था और उसी हैवी साइड ही आपने नोड इंसर्ट कर दिया, ठीक होगी जी बात, और उससे वो अनबैलेंस हो गया, इस तरीके के नोड को मैं क्रिटिकल नोड कहता हूं। क्या कहते हैं जी इसी नोड को? हम सच ए नोड इज सेड टू बी क्रिटिकल नोड। ये क्रिटिकल नोड है, इस क्रिटिकल नोड को रोटेट करना जरूरी है, रोटेशन परफॉर्म करनी इस पर जरूरी है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है इफ वी इंसर्ट ए न्यू नोड विद द वैल्यू 30। चलिए ये मेरे पास एक ट्री दिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू 30 के ऊपर एक वैल्यू 30 वैल्यू का एक नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ। चलिए रूट पे चेक करते हैं। मैं रूट पे गया, 30 को इंसर्ट करना है, 45 पे चेक किया, 30 45 से छोटा है, तो हम लेफ्ट साइड में आ गए। लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट होएगा 36, सब उसकी रूट पे आ गए, सब ट्री पे 36 के साथ कंपेयर किया तो फिर लेफ्ट में चले गए, क्योंकि 30 है वो 36 से भी छोटा है। 27 पे आ गए, 27 पे फिर आपने चेक किया तो यहाँ पे 27 से बड़ा है, तो इसका मतलब है राइट साइड में होगा। राइट साइड में कोई नोड नहीं है, तो 30 को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ठीक होगी जी बात, ये 30 इंसर्ट हो गया। अब आप चेक करें, ये ऑलरेडी राइट हैवी था ट्री, हमने
लेफ्ट साइड में नोड इंसर्ट कर दिया। नोड इंसर्ट करने के बाद लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 3 है, राइट अब से सब ट्री की भी हाइट 3 है। 3 माइनस 3, ऑलरेडी इसकी वैल्यू 0 थी, 1 थी, अब -1 थी, अब कितनी हो गई? 0 हो गई, तो बैलेंस्ड हो गया। So if we insert a new node with the value 30 in the given AVL tree, then the new tree will still be balanced and no rotations will be required in this case. चेक कर लीजिए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बैलेंस फैक्टर 45 का चेंज होगा। देखिए किस किस का बैलेंस फैक्टर चेंज होता है? 45, 36, 27 इनका चेंज होगा, 39 का नहीं होगा, और इस सब ट्री का कोई बैलेंस फैक्टर पे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हमने 30 डाला। अब चेक कर लीजिए, 45 का बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ, पहले -1 था, 0 हो गया। 36 का बैलेंस फैक्टर पहले 0 था, अब 1 हो गया, क्योंकि 2 - 1 इज 1। 27 का पहले बैलेंस फैक्टर 0 था, क्योंकि वो लीव था, अब उसके राइट साइड में आ गया तो वो -1 हो गया, बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 45 से पाथ में लेके उस लीव तक जो पाथ में नोड आ रहे हैं उन सब का बैलेंस फैक्टर इफेक्ट हो सकता है, होगा, बाकी किसी का कोई बैलेंस फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अब एक दूसरा देख लेते हैं, कहता है आफ्टर इंसर्टिंग ए न्यू नोड, मान लीजिए अब मेरे पास ये जो पीछे हमने 30 इंसर्ट किया था उसके बाद हमारे पास एक नोड और इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू 71 है, 71 का नोड इंसर्ट करना। तो चेक करिए, 45 से कंपेयर किया तो वो बड़ा है, हम राइट साइड ट्री में आ गए। 63 से कंपेयर किया, बड़ा है, हम राइट साइड में आ गए। ठीक होगी जी बात। फिर 72 से कंपेयर किया, 71 छोटा है, हम 70 पे आ गए। 70 से कंपेयर किया, एलिमेंट बड़ा है, अब उसके नीचे ना तो कोई लेफ्ट सब ट्री है ना कोई राइट सब ट्री है, तो हम 70 के राइट साइड में 71 को इंसर्ट कर देंगे। और आपके सामने ये दे रखा है, ये ट्री कुछ ऐसा बन जाएगा। अब 45 का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा, 63 का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा, 72 का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा, 70 का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा। 45 का बैलेंस फैक्टर क्या हुआ? लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो 3 है, 3 हाइट है। राइट साइड में देखोगे तो हाइट 5 हो गई, पहले 4 थी, अब 5 होगी। पहले ये राइट हैवी था, एक नोड और लेवल नीचे चला गया, राइट हैवी हो गया, तो ये कितनी होगी? पहले सॉरी, लेफ्ट की अगर आप देखें जी, लेफ्ट की भी 3 हाइट थी, राइट की भी 3 हाइट थी, एक लेवल और नीचे चला गया ये, 1 2 3 यहाँ एक। अच्छा, ये 30 वाला इसमें नहीं आना था, ठीक है जी, हमने 30 को इंसर्ट नहीं किया, 30 के छोड़ के बाकी इंसर्ट किया। तो अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो इसकी हाइट 2 थी, राइट में देखोगे तो लेफ्ट हाइट 4 हो गई, तो 2 - 4 इज -2। तो इस तरीके से अगर आप चेक करोगे बाकी सबकी क्या होगा, वो बदल जाएगा। ये 30 को आप यहाँ से रिमूव कर देना, 30 कंसिडरेशन में नहीं लेगा। Now, that after inserting a new node with the value 71 in the given AVL tree is shown, note that there are 3 nodes in the tree that have their balance factor 2, -2 and -2, thereby disturbing the AVLness of the tree. So here comes the need to perform rotation. तो यहाँ हमें rotation perform करने की जरूरत है। कहता टू परफॉर्म द रोटेशन फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द क्रिटिकल नोड। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि क्रिटिकल नोड फाइंड आउट करें, ठीक है जी। और जो क्रिटिकल नोड है, क्रिटिकल नोड इज द नियरेस्ट एंसेस्टर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द इंसर्टेड नोड टू द रूट हुज बैलेंस फैक्टर इज नाइदर -1, 0 और 1। तो लीव से लेके रूट तक हमने नियरेस्ट ऐसा नोड फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू या -1, 0 और 1 नहीं। तो 72 नोड है, लीव से उल्टा चलना है, लीव से रूट तक चलना है। तो 72 ऐसा नोड मिला हमें जिसकी हाइट -1, 0 और 1 नहीं है, तो इसकी है 2। तो इस केस में हमारा 2 क्या हो गया? क्रिटिकल नोड हो गया। इन द ट्री क्रिटिकल नोड इज 72। द सेकंड टास्क इज रीबैलेंसिंग द ट्री। दूसरा टास्क क्या है? ट्री को रीबैलेंस करना है, इज टू डिटरमिन विच टाइप ऑफ रोटेशन हैज टू बी डन। हम दूसरा केस है कि भाई रोटेशन कौन सी परफॉर्म करनी है, कि 2-3 तरह की रोटेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक पहले आप बैलेंस फैक्टर को समझने की कोशिश करें, नोड इंसर्ट कैसे करना है वो समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। और जो रोटेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स।